तो आज ओवर टू पब्लिक यानी ओटीपी में जिन 3 खबरों की हम बात करेंगे, आइए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कम हो गए चीनी के दाम, और ये खुशी की बात क्यों है वो भी आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पर आज बात होगी आंदोलन की आग, कौन साथ कौन खिलाफ, और किस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे। वहीं तीसरे नंबर पर आरक्षण पर आर पार अब की बार आखिर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, कम हो गए हैं चीनी के दाम। सब किसी के ज़हन में ये सवाल है, दामों में आखिर भारी गिरावट आई और सरकार के फैसले से क्या चीनी सस्ती हुई है या काम कर गई सरकार की सख्ती और आम आदमी को इसका कब फायदा मिलेगा। चीनी के दाम अचानक बढ़कर 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। त्योहार से ठीक पहले बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार के सख्त कदमों के बाद चीनी की एक्स मील कीमत में करीब 18% की गिरावट आई और ये घटकर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई। पिछले करीब 15 दिनों में चीनी की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला और एक्स मील कीमत करीब 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक ये तेजी देश में चीनी की वास्तविक कमी के कारण नहीं थी। सरकार का ये कहना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कुछ मिलों की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी और इसका असर धीरे धीरे थोक और फिर खुदरा बाजार पर पड़ा। त्योहार का सीजन नजदीक होने के कारण मांग बढ़ने की आशंका ने भी बाजार में कीमतों को लेकर के दबाव बढ़ाया और चीनी की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सबसे अहम फैसला 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति देना था और इसका मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई को मजबूत करना और कीमतों पर दबाव कम करना है। इसके अलावा देखिए, थोक खरीदारों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाई गई। सरकार ने राज्यों को जमाखोरी और सट्टेबाजी के खिलाफ जांच तेज करने के निर्देश भी दिए। देश भर में वैध स्टॉक की जांच के लिए यहां फ्लाइंग स्क्वाड लगा दिए गए। सरकार की सख्ती का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा। एक्स मील कीमत 67 रुपए से घट करके करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दुकानों पर चीनी के दाम कब कम होंगे और जनता को इसका फायदा कब मिलेगा। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल एक्स मील कीमतों में आई गिरावट का पूरा फायदा आम ग्राहक तक नहीं पहुंचा है। 24 अगस्त को देश में चीनी का औसत थोक भाव करीब 58.20 रुपए प्रति किलो, जबकि औसत खुदरा भाव इसका 63.05 रुपए प्रति किलो था। यानी कि मील स्तर पर कीमतें नीचे आ चुकी हैं, लेकिन खुदरा बाजार में इसका असर आने में थोड़ा समय लग सकता है। आमतौर पर एक्स मील और खुदरा कीमत के बीच में करीब 7 से 8 रुपए प्रति किलो का अंतर रहता है। इसलिए अगर एक्स मील कीमतों में गिरावट आगे भी जारी रहती है तो आने वाले दिनों में दुकानों पर भी चीनी सस्ती होने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि उत्पादन कम होने से चिंता बढ़ी थी। चीनी की कीमतों को लेकर के चिंता की एक वजह इस साल कम उत्पादन का अनुमान भी है। 2025-26 मार्केटिंग ईयर में देश में चीनी उत्पादन का अनुमान घटकर करीब 306 लाख टन किया गया। पहले अनुमान करीब 343 लाख टन था। हालांकि देश में सालाना चीनी की जो मांग है 280 से 285 लाख टन के बीच है। इसलिए सरकार का कहना है कि हालिया कीमत वृद्धि को केवल उत्पादन के कमी के आधार पर नहीं समझा जा सकता। सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी कीमतों में अचानक उछाल की वजह माना है। अब इसकी नजर इस बात पर भी है सरकार की सबकी कि आगे क्या होगा। सरकार को उम्मीद है कि आयातित चीनी की सप्लाई बढ़ने और जमाखोरी पर कार्रवाई जारी रहने से एक्स मील कीमतों में और गिरावट आ सकती है। फिलहाल नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के मुताबिक फिलहाल किसी भी राज्य में एक्स मील चीनी का जो भाव है 55 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं है। यानी कि फिलहाल राहत की शुरुआत मील स्तर से हो चुकी है। आपने कहा है इस बात पर टिकी है कि 55 रुपए की एक्स मील चीनी खुदरा बाजार में कितने रुपए तक पहुंचती है और आम आदमी को इसका फायदा कब मिलता है। त्योहार से पहले अगर ये गिरावट दुकानों तक पहुंचती है तो महंगाई से परेशान परिवारों के लिए ये बड़ी राहत साबित हो सकती है। हम सभी को इंतजार है इसका। बिहार में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और भर्ती की मांग तक सीमित नहीं रह गया। यह आंदोलन उस सिस्टम के खिलाफ नाराजगी का चेहरा बनता जा रहा है जिसे एक टीआरई 4 अभ्यर्थी ने पुराने मोटर कार से जोड़ते हुए कहा है, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। यानी आंदोलन का धक्का लगता है तो फिर सरकार और सिस्टम कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर वही ठहर भी जाता है। छात्र कह रहे हैं कि अब हर बार अपनी जायज मांग मनवाने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है। पटना के गर्दनी बाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों का गुस्सा मंगलवार को उस समय फूट पड़ा जब वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। जेपी गोलंबर पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती के बावजूद छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला तक पहुंच गए और इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शन में एक छात्र देखिए घायल हुआ, सिर फट गया, एक छात्र बेहोश हो गई और कई छात्र घायल हुए। दूसरी ओर छात्रों की पत्थरबाजी में टाउन डीएसपी समेत पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। इस पूरे संघर्ष की असली वजह टीआरई 4 को लेकर छात्रों की मांग है। छात्र चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले की तरह एक ही परीक्षा के
जरिए हो, जबकि बीपीएससी 2 चरणों या प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर अड़ा है। छात्रों की दूसरी बड़ी मांग है नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की, जिसे आयोग ने ये कहते हुए खारिज किया है कि इससे तुक्केबाजी पर रोक लगेगी और अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता का आकलन बेहतर तरीके से होगा। छात्र टीआरई 4 में वैकेंसी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पदों की संख्या करीब 33,000 से बढ़ाकर पहले की तरह 46,832 की जाए। इसके अलावा 100% डोमिसाइल नीति, दारोगा और बीएसएससी की लंबित परीक्षाओं की तारीख घोषित करने और 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने जैसी मांगे भी आंदोलन का हिस्सा है। सरकार और आयोग ने इनमें से कई मांगों को मानने से इनकार किया है और यही वजह है कि सरकार का दावा है कि छात्रों का आरोप बिल्कुल आमने सामने खड़ा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि छात्रों की जिन समस्याओं को लेकर के धरना था, उनका समाधान किया जा चुका है। दूसरी ओर देखिए, छात्र 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंप करके कह रहे हैं कि उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। सबसे बड़ा गतिरोध टीआरई 4 की एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग को लेकर है। मामले ने मंगलवार को उस समय और राजनीतिक रंग ले लिया जब एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को सीधे बातचीत के लिए कहा, उनकी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन लिया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक बात पहुंचाने का भरोसा दिया। चिराग ने छात्रों पर लाठीचार्ज को अनुचित बताते हुए इस संवाद के जरिए समाधान की पैरवी की। राजद और जनसुराज ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। प्रशांत किशोर ने भी छात्रों की जायज मांग मानने की बात कही और इसे लेकर लोकतंत्र की ताकत इसे बताया। इसी बीच बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का विवादित बयान भी आ गया कि घी डालने का वो काम कर रहा था, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार वाला ये बयान है। छात्रों में भारी नाराजगी हो गई। इसमें विवाद बढ़ने के बाद एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी कर माफी मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया। अब सवाल सिर्फ टीआरई 4 का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बिहार में छात्रों की आवाज बातचीत की मेज पर सुनी जाएगी या हर बार सड़क पर उतरने के बाद ही सिस्टम में हलचल होगी। फिलहाल छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। सरकार अपने रुख पर कायम है और छात्र अपनी मांगों पर। ऐसे में बिहार का ये छात्र आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। पुरानी मोटर कार को धक्का लग चुका है। अब देखना यह है कि सिस्टम कुछ ही दूर चलकर फिर बंद होता है या इस बार सच में इंजन स्टार्ट होगा। आज आरक्षण को लेकर के सोशल मीडिया से शुरू हुई बहस एक बार फिर सड़कों से लेकर सियासत तक पहुंच गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ। आंदोलन से जुड़े लोगों की मांगों में जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने, क्रीमी लेयर के विस्तार और मेरिट आधारित व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल रहे। हालांकि आंदोलन का नाम आरक्षण हटाओ आंदोलन है, लेकिन प्रदर्शन में शामिल कई लोग सीधे आरक्षण खत्म करने के बजाय उसमें सुधार की मांग करते नजर आए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल एक निकलकर सामने आया, क्या आरक्षण की समीक्षा की मांग करना आरक्षण खत्म करने की मांग के बराबर है? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए आरक्षण के मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है। भारत में देखिए, आरक्षण सिर्फ गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य उन समुदायों को प्रतिनिधित्व और अवसर देने जैसा है जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और वंचना का सामना करना पड़ा। इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन और ऐतिहासिक वंचना भी है। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मौजूदा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आरक्षण के भीतर से ही कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ आरक्षित वर्गों की शिकायत है कि आरक्षित पद पूरी तरह नहीं भरे जाते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल जैसे कारणों से नियुक्तियां टल जाती हैं। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग की समस्या भी बहस का विषय रही। दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि आरक्षण का लाभ सभी जरूरतमंद समूहों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। ओबीसी के भीतर इसी असमान वितरण को देखते हुए सब कैटेगरी की बहस सामने आई है और रोहिणी आयोग ने भी ओबीसी के भीतर लाभ के वितरण का अध्ययन किया। एससी, एसटी आरक्षण में भी कोटे के भीतर कोटा की बहस सब महत्वपूर्ण हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों के सामने ये विकल्प मौजूद है कि वो आरक्षण के लाभ से अपेक्षाकृत वंचित समूहों तक पहुंच करके सुनिश्चित करने के लिए वर्गीकरण पर विचार करें। यानी कि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आरक्षण के समर्थकों के बीच भी सुधार की मांग है। अब राजनीति पर अगर आप आते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आरक्षण विरोधी आंदोलन पर सवाल उठाते हुए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आयोग और ओबीसी में सब कैटेगरी की कोशिशें जो है उनका उल्लेख किया। उनका यह तर्क था कि बहस उन समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने पर होनी चाहिए जिन्हें अब तक उसका पर्याप्त फायदा नहीं मिला। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आरक्षण व्यवस्था का सामान्य वर्ग पर प्रभाव पड़ता है तो फिर सामान्य वर्ग को उसके पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? यूजीसी के 2026 के इक्विटी नियमों को लेकर उठा विवाद भी इस बहस को और तेज करता है। उच्च शिक्षा संस्थानों ने जातिगत भेदभाव रोकना इन नियमों का उद्देश्य
माना था, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां उठी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इन नियमों पर रोक लगाते हुए कुछ प्रावधानों को पहली नजर में अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला माना। इससे आरक्षण, भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर बहस और तेज हुई। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अगर 2024 को आप याद करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ 29 सीटों का नुकसान नहीं था, उसके लिए असल झटका तो सामाजिक गठबंधन में देखने को मिला। बीजेपी 2019 में 62 सीट जीतने के बाद 2024 में 33 पर रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 तक पहुंची। इस चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के सबसे प्रभावी नैरेटिव में बदल गया। विपक्ष ने लगातार ये संदेश दिया कि बीजेपी को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदला जा सकता है और आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन चुनावी मैदान में संदेश के असर को रोकना आसान नहीं था, क्योंकि ये बात दलितों के मन में घर कर गई थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण का मुद्दा फिर गरमा गया। आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और मांगों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाने का भरोसा भी दिया। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये। विपक्ष ने इसे तुरंत आरक्षण खत्म करने की संभावित कोशिशों के रूप में पेश करना शुरू भी कर दिया। अखिलेश यादव ने इसे पीटीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार से जोड़ दिया, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का विरोध कर दिया। मायावती के लिए भी ये मुद्दा वापसी का अवसर बन सकता है। 2024 में बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन दलित राजनीति खत्म नहीं हुई। अगर आरक्षण पर विवाद बढ़ता है तो बसपा अपने पुराने सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर मजबूती से सामने रख सकती है। तो असली बहस क्या होनी चाहिए? आरक्षण खत्म करना या बचाना? सिर्फ इन दो विकल्पों के बीच देश को बांटना शायद समस्या का समाधान नहीं है। असली सवाल ये भी होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे वंचित व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। खाली पद पर भर्ती क्यों नहीं होती है? किन समुदायों को अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व नहीं मिला? ओबीसी के भीतर लाभ का वितरण कितना समान है? सीएसटी के भीतर सबसे पिछड़े समूहों तक लाभ कैसे पहुंचे? और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए अवसर को कैसे बेहतर बनाया जाए? आरक्षण की समीक्षा का अर्थ अगर इसे खत्म करना है तो वो अलग बहस है, लेकिन समीक्षा का अर्थ अगर व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाना है तो उससे बचना भी उचित नहीं है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ एक वर्ग को सुविधा देना नहीं बल्कि असमानता कम करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना मकसद है। अगर व्यवस्था के भीतर ही ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा जिनके लिए बनाया गया, तो सवाल इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज जरूरत आरक्षण समर्थन बनाम आरक्षण विरोधी खेमे बनाने की नहीं, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह तय करने की है कि आरक्षण किसे कितना और कैसे लाभ दे रहा है। क्योंकि अगर सुधार की बहस भी राजनीतिक डर के कारण बंद कर दी जाएगी तो असंतोष खत्म नहीं होगा और गहरा होगा। और यही असली चुनौती है। आरक्षण को खत्म करना नहीं बल्कि उसे इतना प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाना है कि सबसे जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचे ये सब कुछ लाभ। समाज में टकराव की जगह भरोसा पैदा हो। तो इन 3 मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ओवर टू पब्लिक यानी ओटीपी में आप हमें राय अपनी साझा कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं।